केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। रविवार को पेश होगा आम बजट। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में रांची में बजट पूर्व गोष्ठी का आयोजन। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में कोल्हान विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हुए शामिल। नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन में आई तेजी। पहले दिन ही नामांकन केंद्रों पर जुटी भीड़। 4 फरवरी तक उम्मीदवार कर सकेंगे नामांकन। और आयकर विभाग का बाबा राइस मिल से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी जारी। रांची, हजारीबाग और जमशेदपुर के अलावा बिहार में भी आईटी की दबिश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सत्र अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि सत्र की सकारात्मक शुरुआत हुई है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन देश की आवाज है। उन्होंने कहा कि भारत आज विश्व के लिए आशा की किरण और आकर्षण का केंद्र बना है। आज समय व्यवधान का नहीं है, आज समय समाधान का है। आज प्राथमिकता व्यवधान नहीं है, आज प्राथमिकता समाधान है। आज भूमिका व्यवधान के माध्यम से रोते बैठने की नहीं है, आज हिम्मत के साथ समाधानकारी निर्णयों का कालखंड है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि वे आए, राष्ट्र के लिए आवश्यक समाधानों के दौर को हम गति दें। ये है वो संदेश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र पर सभी सांसदों को दिया। सत्र के आरंभ में बुधवार को हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा करते हुए पीएम ने इसे 140 करोड़ देशवासियों के आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति, पुरुषार्थ का लेखा जोखा और आकांक्षाओं को रेखांकित करने वाला बताया। बजट को महत्वपूर्ण बताते हुए पीएम ने दोहराया कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म सरकार की पहचान रही है। जो हमारे टीकाकार रहते हैं साथी, हमारे प्रति पसंद नापसंद का रवैया रहता है और लोकतंत्र में बहुत स्वाभाविक है, लेकिन एक बात हर कोई कहता है कि सरकार ने लास्ट माइल डिलीवरी पर बल दिया है। योजना फाइलों तक नहीं, लाइव तक पहुंचाने का प्रयास रहता है और यही हमारी जो परंपरा है उसको हम आने वाले दिनों में रिफॉर्म एक्सप्रेस में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के साथ आगे बढ़ाने हैं। पीएम ने कहा कि भारत की डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी आज दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। 2026 की शुरुआत में ही भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न होने को पीएम ने वर्ष का बहुत सकारात्मक आरंभ बताया। 27 देशों के साथ हुआ ये समझौता हमारे देश के मछुआरे, हमारे देश के किसान, हमारे देश के युवान, सर्विस सेक्टर में जो लोग विश्व में अलग अलग जगह पे जाने के उत्सुक हैं, उनके लिए बहुत बड़े अवसर लेकर के आ रहा है और मुझे पक्का विश्वास है एक प्रकार से कॉन्फिडेंट, कॉम्पिटिटिव और प्रोडक्टिव भारत की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। पीएम ने कहा कि आत्मविश्वास से भरा भारत आज विश्व के लिए आशा की किरण भी बना है, आकर्षण का केंद्र भी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की वास्तविक जीडीपी के 7.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है।
वहीं वित्त वर्ष 2027 में आर्थिक वृद्धि 6.8 से 7.2% के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। बजट से पहले आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। भारतीय अर्थव्यवस्था के इस आधिकारिक दस्तावेज के माध्यम से बीते एक साल की आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा पेश किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण में देश की जीडीपी की वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष यानी 2026-27 की अगर हम बात करें तो इसमें 6.8 से 7.2% के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। बजट से पहले पेश समीक्षा में कहा गया है कि कुल मिलाकर वैश्विक अनिश्चितता के बीच वृद्धि का दृष्टिकोण मजबूत है। इसके लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है, लेकिन निराशावादी होने की जरूरत नहीं है। आर्थिक वृद्धि अनुमान में हाल के वर्षों में किए गए नीतिगत सुधारों के प्रभावों को ध्यान में रखा गया है। इससे अर्थव्यवस्था की मध्यम अवधि की वृद्धि क्षमता 7% के करीब पहुंच गई है। इसमें कहा गया है कि घरेलू कारकों की प्रमुख भूमिका और वृहद आर्थिक स्थिरता के मजबूत होने के कारण वृद्धि से जुड़े जोखिमों को लेकर स्थिति मोटे तौर पर संतुलित बनी हुई है। Copy each of the following papers, Hindi and English versions. Economic Survey 25-26, Economic Survey 25-26 Statistical Appendix. झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आगामी 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। इस बार बजट 24 फरवरी को पेश किया जाएगा। इससे पहले बजट को लेकर कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। यह गोष्ठी प्रोजेक्ट भवन में चल रही है। गोष्ठी में बजट से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। कोल्हान विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में आज से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी शुरू हुई। कॉलेज के 75 वर्षों के गौरवशाली इतिहास में यह पहला अवसर है जब इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक समागम का आयोजन हो रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया। संगोष्ठी में 200 से अधिक वैश्विक शोधार्थी शामिल हो रहे हैं। झारखंड के खनन, निर्माण और औद्योगिक विकास को नई गति देने के उद्देश्य से रांची के धुरवा में 3 दिवसीय झारखंड माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन शो का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार करेंगे। समारोह में खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य के 48 नगर निकायों में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रत्याशी 4 फरवरी तक नामांकन कर सकेंगे, जबकि 5 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। पहले ही दिन नामांकन केंद्रों पर गहमागहमी देखने को मिली। राज्य के 48 नगर निकायों में चुनाव को लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रत्याशी 4 फरवरी तक नामांकन कर सकेंगे। नामांकन कर चुके प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। शहर के बीच में होते हुए लोग स्लम क्षेत्र का बात करते हैं, जबकि 15 साल 17 साल हो गया। स्लम क्षेत्र कभी खत्म हो जाना चाहिए। हमारे आदिवासी लोग जितने लोग हैं उनका मसना का बाउंड्री वॉल या लाइट, मसना में लाइट होना चाहिए, बाउंड्री वॉल होना चाहिए। एक भी मसना में लाइट आज तक नहीं लग पाया। हमारे जनरल लोग वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के लिए लगातार दौड़ रहे हैं। ये मुद्दा कभी भी होना ही नहीं चाहिए था। घर घर जाके वृद्धा पेंशन बनना चाहिए था, विधवा पेंशन बनना चाहिए था, लेकिन अभी तक लोग पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और लगातार परेशान हैं। इस बार ये मुद्दा है कि हमारे मोहल्ले, गली मोहल्ले में नाली साफ सफाई नहीं होती है और बूढ़ा बुजुर्ग लोग का पेंशन, और हमारे गली में कहीं भी सीसी कैमरा नहीं है जिससे सुरक्षित हो सके कोई भी महिला। वहीं प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान उपस्थित राज्य निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों ने प्रत्याशियों को नामांकन से संबंधित दस्तावेजों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। सबसे पहले तो जो है नाजी रसीद कटा करके प्रपत्र प्राप्त कर रहे हैं, जिसे प्रपत्र 6 है जो नाम निर्देशन प्रपत्र है, फिर प्रपत्र 24 है जो शपथ पत्र है, फिर नाजिर रसीद उनको देना है, फिर जाति प्रमाण पत्र, फिर अलग से जो बैंक अकाउंट खोले हैं उसका जो 6% प्रमाणित करते हुए देना है, फिर सभी प्रकार के जो कर भुगतान हुआ है और या 2 से अधिक संतान के संबंध में घोषणा पत्र, फिर अभ्यर्थी था जिनके निर्वाचन अभिकर्ता का हस्ताक्षर का नमूना,
फिर A4 पेपर साइज में अभ्यर्थी का नाम एवं पता, फिर 10 रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और जो मतदाता सूची में जिस अंश में उनका नाम है उस पेज का छाया प्रति उनको लगा के देना है। इतना 10 प्रकार के दस्तावेज हैं जो उनको प्रपत्र के साथ में जमा करना है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने नगर निकाय चुनाव को कदाचार मुक्त कराने की प्रतिबद्धता दोहराई और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की ताकि चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ रविकांत की रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने विशेष शिक्षा सहायक नियुक्ति में आरक्षण मामले को लेकर राज्य सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा है कि इस मामले में अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी। याचिका दायर करने वाले प्रार्थियों ने बताया कि विशेष शिक्षकों के लिए केंद्र की नियमावली में आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता में 5% छूट का प्रावधान है, जबकि राज्य सरकार ने विज्ञापन में इस प्रावधान को शामिल नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान देश में कई लंबित परियोजनाएं धरातल पर उतरी हैं, जिससे विकास को गति मिली है। प्रगति समीक्षा प्लेटफॉर्म से पारे हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी गति मिली है। पूर्वोत्तर के कठिन पहाड़ों और घने जंगलों के बीच पारे हाइड्रो प्रोजेक्ट सालों तक अटका रहा। 110 मेगावाट की इस परियोजना को 2012 में पूरा होना था, लेकिन 15 हेक्टेयर भूमि का डायवर्जन, 3 132 केवी लाइनों की मंजूरी, खराब एक्सेस रोड और विभागों के बीच समन्वय की कमी, इन सब के कारण काम आगे नहीं बढ़ सका। पीएम ऑफिस का मॉनिटरिंग का द्वारा और कोऑर्डिनेटली काम करने का द्वारा ये प्रोजेक्ट 2018 मई में कमीशन हुआ है। ये प्रोजेक्ट चलने के वजह से अभी ये नॉर्थ ईस्ट रीजन जो पावर सिनेरियो है वो काफ़ी सुधार आया है, और ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये ग्रीन एनर्जी है। 2015 में ये मामला प्रधानमंत्री की प्रगति मीटिंग में पहुंचा और यहीं से प्रोजेक्ट की दिशा बदली। फॉरेस्ट क्लियरेंस को फास्ट ट्रैक किया गया, विवादों को त्रिस्तरीय टीम बनाकर हल किया गया और एक्सेस रोड को क्रिटिकल डिपेंडेंसी मानकर बीआरओ और एमओआरटीएच को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। पहली बार सभी एजेंसियां एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर काम करने लगीं। इन निर्णायक हस्तक्षेपों का असर साफ दिखा। पारे हाइड्रो प्रोजेक्ट ने वर्षों की देरी के बाद गति पकड़ी और पूर्वोत्तर की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का मजबूत आधार बन गया। ये प्रोजेक्ट साबित करता है कि प्रगति मॉडल ने फाइलों में अटके प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने की नई कार्य संस्कृति दी, जो कि अब मंत्र बन गया है। समयबद्धता, समन्वय और तेज डिलीवरी, इसी को लेकर सभी विभाग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार ने नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल विकसित किया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले वर्षों में 18 राष्ट्रीय रोजगार मेले के माध्यम से करीब 11.5 लाख युवाओं को नौकरी दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले एक वर्ष में विभिन्न जॉब फेयर के माध्यम से 2.5 करोड़ रोजगार विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए हैं। देश में रोजगार का अवसर बढ़े, रोजगार मिले, और रोजगार मिले इसलिए एक व्यवस्था खड़ी की जाए। उसके लिए नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल हमने एक एम्प्लॉयमेंट के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया है, और उसके पार एम्प्लॉयर और जॉब सीकर दोनों का रजिस्ट्रेशन होता है, और ये रजिस्ट्रेशन के आधार पर वो स्वयं कहाँ रोजगार की अपॉर्चुनिटी ओपन हुई है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर जो रोजगार के लिए बिहार से कुल मिला के 53 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा, और उसमें से 39.80 शॉर्टलिस्ट करा गया और उसको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले सुनिश्चित करा गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख
अजीत पवार का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ बारामती में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इससे पहले अजीत पवार के अंतिम दर्शन के लिए बारामती में जन सैलाब उमड़ पड़ा। महाराष्ट्र सरकार ने उनके निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब लाभुकों को एक ही अस्पताल में सभी बीमारियों का इलाज मिल सकेगा। यह नई व्यवस्था नए बीमा वर्ष से लागू होगी, जिसके लिए झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी ने नया टेंडर जारी किया है। देश भर में 237 अस्पतालों को सूचीबद्ध करने के लिए चिन्हित किया गया है, जबकि 12 प्रमुख सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को अनिवार्य रूप से सूचीबद्ध करना होगा। इन अस्पतालों में इलाज की राशि का भुगतान बीमा कंपनी वास्तविक दरों पर करेगी। आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा रांची, जमशेदपुर सहित कुछ अन्य जिलों में छापेमारी कर रही है। यह छापेमारी बाबा राइस मिल ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर चल रही है। आयकर विभाग की छापेमारी रांची के अलावा जमशेदपुर, हजारीबाग सहित बिहार के कुछ जिलों में होने की सूचना है। गौरतलब है कि बाबा राइस मिल के संचालक चावल और आटा के साथ कई कारोबारों से जुड़े हैं। और अब बात मौसम की। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। राज्य के कुछ हिस्सों में आगामी 3 और 4 फरवरी को हल्के दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार 3 फरवरी को उत्तर पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं-कहीं हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि शेष भाग शुष्क रहा। वहीं 4 फरवरी को राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं हल्के दर्जे की बारिश के आसार हैं। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है। और अब फटाफट अंदाज में देखते हैं जिलों की खबरें। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित विभिन्न गतिविधियों जैसे टीकाकरण, एफआरएस आदि के प्रतिवेदन को पोषण ट्रैकर ऐप पर नियमित रूप से अपलोड करने के संबंध में चर्चा हुई। पोषण ट्रैकर ऐप भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण डिजिटल टूल है। यह ऐप कुपोषण से निपटने एवं पोषण अभियान को मजबूत बनाने में सहायक है। धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देश पर मछियारा को स्वावलंबी पंचायत बनाने को लेकर विगत 10 दिनों से विभिन्न राजस्व ग्रामों में हो रहे शिविरों का समापन हो गया। इस दौरान शुद्ध पेयजल आदि बुनियादी सुविधाओं एवं आधारभूत संरचनाओं का आकलन कर लोगों से आवेदन लेकर कुछ का निवारण शिविर में ही ऑन स्पॉट किया गया, जबकि बाकी आवेदन लेकर अग्रसर कार्रवाई के लिए जिले को भेज दिया गया है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के संयुक्त तत्वावधान में सेमिनार का आयोजन डीएवी इस्पैट सेक्शन 12 स्कूल में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल के शिक्षक गौतम कुमार के द्वारा की गई। जिला परामर्शी मोहम्मद असलम द्वारा सभी बच्चों को तंबाकू के दुष्प्रभाव की जानकारी दी गई। सभागार में उपस्थित सभी बच्चों को बताया गया कि तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में लिया जाना हमारे शरीर के लिए नुकसानदायी है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत बोकारो के पेटरवार प्रखंड के पेटरवार +2 उच्च विद्यालय के मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय खिलाड़ियों की टीमों ने भाग लिया और सड़क सुरक्षा के प्रति युवाओं में जागरूकता फैलाने का संदेश दिया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवा वर्ग को सड़क सुरक्षा के नियमों को खेल खेल में सिखाने और अपनाने के लिए प्रेरित करना था। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत बोकारो में स्थानीय युवा समूहों, परिवहन विभाग एवं ट्रैफिक विभाग के सहयोग से चंदन क्यारी प्रखंड के लागला एवं चंद्रा पंचायत के ग्रामीण इलाकों में सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ। इस जागरूकता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता के बीच सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता फैलाना था, ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। धनबाद के उप विकास आयुक्त सनी राज ने बिरसा मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय कृषि मेला सह प्रदर्शनी का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इसमें जिले के गोविंदपुर, धनबाद, तोपचांची, बाघमारा, बलियापुर, कलियासोल, निरसा, पूर्वी टुंडी, एगारकुंड सहित विभिन्न प्रखंडों से आए हजारों की संख्या में किसानों ने अपने उत्पादों के साथ उपस्थिति दर्ज कराई।
रांची जिला में वर्ग अष्टम में नामांकित तथा झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षा की सुदृढ़ तैयारी के उद्देश्य से जिला प्रशासन की पहल पर प्री बोर्ड परीक्षा का शुभारंभ किया गया। परीक्षा की शुरुआत उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री द्वारा ऑनलाइन माध्यम से प्रश्न पत्र संबंधित ग्रुप में भेजकर की गई। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 29 जनवरी साल 1996 में फ्रांस के राष्ट्रपति जैक शिराक ने घोषणा की थी कि फ्रांस अब और परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं करेगा। जून 1995 में फ्रांस ने घोषणा की थी कि वो परमाणु परीक्षणों को फिर से बहाल करेगा। फ्रांस की इस घोषणा से दुनिया भर में हंगामा हुआ और फ्रांस का विरोध होने लगा। कई जगहों पर फ्रांसीसी उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। इसी कारण फ्रांस को आज के दिन यह घोषणा करनी पड़ी कि अब वह और परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। शिराक ने कहा था कि ये परीक्षण देश और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए जरूरी था। फ्रांस के इस परमाणु परीक्षण की क्षमता 1,20,000 टन के विस्फोटक के बराबर थी, जो साल 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 6 गुना ज्यादा थी। 29 जनवरी साल 2002 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में ईरान, इराक और उत्तरी कोरिया को दुनिया में दुष्टता की धुरी करार दिया। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान बुश ने इस संज्ञा का इस्तेमाल कई बार किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आरोप लगाया था कि ये तीनों राष्ट्र आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं और महाविनाश के हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि इराकी सत्ता एंथ्रेक्स, नर्व गैस और परमाणु हथियारों को हासिल करने के प्रयास करती रहती है। बुश ने अपने संबोधन में इन तीनों देशों को विश्व शांति के लिए खतरा बताया था। गणतंत्र दिवस का समापन समारोह बीटिंग रिट्रीट आज नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। परंपरागत रूप से अत्यंत भव्य और अनुशासित तरीके से संपन्न होता है। इस खास मौके पर भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड अपनी मनमोहक और देशभक्ति से भरपूर प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम की शुरुआत मास्ट बैंड की प्रसिद्ध धुन कदम कदम बढ़ाए जा के साथ होगी। बिल्कुल, और इसके बाद में पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड अतुल्य भारत, वीर सैनिक, मिलीजुली नृत्य, सरिता, मरुनी और झेलम जैसी धुनें प्रस्तुत करेगा, जहां केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का बैंड विजय भारत, हथरोही, जय हो और वीर सिपाही की धुनों से माहौल में एक जोश भर देगा। भारतीय वायुसेना का बैंड ब्रेव वॉरियर, ट्वाइलाइट्स, अलर्ट और फ्लाइंग स्टार की धुनें बजाएगा, जबकि भारतीय नौसेना का बैंड नमस्ते, सागर पवन, मातृभूमि, तेजस्वी और जय भारती की प्रस्तुतियां देगा। और इसके बाद भारतीय थल सेना का बैंड विजयी भारत, आरंभ है प्रचंड है, ए वतन, आनंद मठ, सुगम्य भारत और सितारे हिंद जैसी प्रेरणादायी धुनों से पूरे समा को बांधेगा। और अंत में मास बैंड भारत की शान, वंदे मातरम और ड्रम्स कॉल प्रस्तुत करेगा। समारोह का समापन हमेशा की तरह, हर बार की तरह बेहद लोकप्रिय धुन सारे जहां से अच्छा के साथ होगा, जिसे बगलर्स द्वारा बजाया जाएगा। 1 अप्रैल से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर नियम और भी सख्त होने जा रहे हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2026 को अधिसूचित किया है। 1 अप्रैल से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर नियम और भी सख्त होने जा रहे हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को अधिसूचित किया है, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का स्थान लेंगे। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से पूर्ण रूप से लागू होंगे। संशोधित नियम में कचरे को अलग अलग करने और प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि अब कचरे को 4 अलग अलग श्रेणियां यानी कि गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष देखभाल में बांटा गया है। नए नियमों के तहत थोक अपशिष्ट
उत्पादकों को उनके द्वारा उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के लिए जवाबदेह बनाया गया है। इन नियमों के तहत बड़े कचरा उत्पादकों जैसे कि सरकारी विभागों, संस्थानों, सोसाइटी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जिम्मेदारी तय की गई है कि वे अपने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करें। नियमों में प्रदूषक भुगतान सिद्धांत मुख्य है, जिसके तहत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर नुकसान की भरपाई करनी होगी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संबंधित दिशा निर्देश तैयार करेगा। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब एक नज़र डालते हैं सोशल मीडिया की झलकियों पर। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। रविवार को पेश होगा आम बजट। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य में बजट पूर्व गोष्ठी का आयोजन। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में कोल्हान विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हुए शामिल। नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन में आई तेजी। पहले दिन ही नामांकन केंद्रों पर जुटी भीड़। 4 फरवरी तक उम्मीदवार कर सकेंगे नामांकन। और आयकर विभाग का बाबा राइस मिल से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी जारी। रांची, हजारीबाग और जमशेदपुर के अलावा बिहार में भी आईटी की दबिश।